हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम 2025 का सेक्शन सी करने वाले हैं जिसमें हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का है। ओके, 3 मार्क्स। और यहाँ पे हम 22 क्वेश्चन नंबर 22 से 28 तक का जो है वो क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए सेगमेंट। यहाँ पे हमें ये सीक्वेंस दी है और इसका हमसे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पूछा है जो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, और स्टिकी एंड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं उनका रोल पूछा है। तो जैसे कि ये हमें दिया है GAATTC 5 to 3। तो जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है वो दोनों साइड से 5 to 3 डायरेक्शन में सेम पढ़ा जाता है, यानी कि इधर से भी और जो दूसरे वाला स्ट्रैंड होगा उधर से भी ये ऐसा ही कुछ होगा, GAATTC। ठीक है, सेम पढ़ा जाता है दोनों साइड से। तो फर्स्ट चीज ये हो गई। तो इन्होंने पूछा है कि राइट द पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो हमारी पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होगी वो ये होगी। देखो पता है ना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होती है सेम पढ़ी जाती है बोथ स्ट्रैंड से। ठीक है, 5 to 3 डायरेक्शन में। एंड इसकी जो है क्या होगी, हम कैसे पता लगा सकते हैं, जैसा ये है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बना लो। जी की सी, ए की टी, ए की टी, इसकी टी का ए कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसका ए होता है, इसका जी। तो इधर से यहाँ से 5 to 3 शुरू होगा, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये ओवरऑल जो सीक्वेंस होगी दैट इज पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस, जो हमें यहाँ पे दिखाया है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये हो गई। एंड नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि कौन सा एंजाइम इसको पढ़ता है। वो एंजाइम होता है हमारा इको आर1, जो एनसीईआरटी में मेंशन भी किया गया है। इको आर1 जो है वो इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, और वो जो है ना कट जो लगाता है GAATTC, GAATTC, वो यहाँ पर कट लगाता है, GA के बीच में कट लगाता है। और जब यहाँ कट लगेगा तो GAATTC ये जो है 5 to 3 ऐसे ये ओवरहैंग बन जाएगा इधर। ठीक है, और इधर CTTAAG जब यहाँ कट लगेगा तो एक ओवरहैंग ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओवरहैंग बन गए हैं। तो यहाँ यही बताया है कि स्टिकी एंड्स जो प्रोड्यूस कैसे होते हैं, वो यहाँ पे कट लगने से जो है स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक, sticky and produce when restriction enzyme या फिर एंडोन्यूक्लियस इको आर1 जब वो कट करता है, स्टैगर कट करता है। स्टैगर कट यानी कि वो देखो इधर ऐसे कट कर रहा है, ये स्टिकी एंड्स बना रहे हैं। नॉर्मल वैसे कोई कोई एंजाइम जैसे कि मान लो कुछ भी बना दिया हमने, ये मैं ऐसे ही नॉर्मली लिख रही हूँ समझाने के लिए कि यहाँ बीच में कहीं कट कर दिया, तो इससे जो है कोई ओवरहैंग तो नहीं बनेगा। इधर से ऐसा आया और इधर से भी कुछ ऐसा ही कट हुआ। कोई भी जो एंड है वो सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है। यहाँ पे जब कट होगा तो ये हमें सिंगल स्टैंडर्ड कट दिखाई देंगे, अलग अलग ओवरहैंग, है ना। कट होने के बाद ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो इतना पार्ट जो है डीएनए का वो हमें सिंगल स्टैंडर्ड दिखेगा। जैसे ये डबल स्टैंडर्ड है, इसके अंदर ये यहाँ पे कोई सीक्वेंस है और ऐसे। तो जब यहाँ पे कट लग जाएगा ऐसे, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। यहाँ से इतना पोर्शन ऐसे आएगा, है ना। जैसे ये जी यहाँ है, इसके पास कुछ भी होगा, टी टी ए ए जी, वो जी तो यहाँ नहीं रहेगा। ये इतना कट होगा, इतना एक पोर्शन का काट के दिखा रही हूँ मैं, इधर का ऐसे बनेगा। और दूसरी साइड का अलग से यहाँ पे जो ए होगा, ए ए टी टी जी, ये अलग से अलग निकल गया देखो दूसरे वाले के साथ, तो ये ओवरहैंग बन गया ना।
ये ओवरहैंग बना, और इसका काम होगा जब नए डीएनए में इंसर्ट करने में आराम से जो है ज्वाइनिंग में हेल्प करेगा। बताया ना रोल क्या होता है स्टिकी एंड का, हेल्प्स इन ज्वाइनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए विद वेक्टर डीएनए। जब फॉरेन डीएनए को, इस डीएनए को जब मान लो ये फॉरेन डीएनए में कट किया और वेक्टर डीएनए के अंदर इंसर्ट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री, कोई वो इसके जैसे ही उससे कट किया है, वो भी मान लो इक्वार1 से इसे कट किया डीएनए को, इक्वार1 से ही वेक्टर को कट किया है, तो ऐसा ही उसमें ओवरहैंग बनेगा, ऐसा ही इसमें बनेगा। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से जो है ये इजीली वहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इजीली बना लेंगे, ठीक है, और वहां पे फिर लाइगेज आके उसको जोड़ देगा। तो फर्स्ट जो है इसमें इन्होंने पूछा है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, तो ये दी है। तो इसकी जो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, डेफिनेशन ही वो है कि जो बोथ डायरेक्शन से यानी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होती है वो सेम होती है ऑन बोथ स्ट्रैंड, ठीक है, दोनों तरफ से सेम होती है। एंड जब वो सेम होगी तो इसका कॉम्प्लीमेंट ही बना के देखेंगे। फाइनली हमारा ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया। एंड बी में जो है वो पूछा है कि कौन सा एंजाइम होता है, इक्वार1 होता है। थर्ड में इन्होंने पूछा स्ट्रिगैंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो जब ये स्टैगर्ड कट लगाएगा एक ऐसे सीधा दोनों तरफ एक ही जगह पे कट नहीं लगेगा, यहाँ पे स्टैगर्ड कट लगाएंगे, इधर इधर दूर दूर में ऐसे कट लगे हैं और इस तरह से ओवरहैंग बने हैं, और ये पता है सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग बन गए, और वो ओवरहैंग क्या करेंगे, वो हेल्प करेंगे ज्वाइनिंग में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, अच्छा ये तो वही वाले का है, सॉरी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताया स्टडी ए पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम गिवन बिलो। तो देखो प्लाज्मोडियम का नाम आते ही क्या याद आता है, प्लाज्मोडियम ये जो होता है मलेरियल पैरासाइट है ना, ये जो मलेरिया फीवर कोज करता है। एंड इसकी जो होती है दो मतलब इसमें जो वेक्टर होता है, वेक्टर का काम कौन कर रहा है यहाँ पे मॉस्किटो, जिसका नाम इन्होंने यहाँ भी दिया भी है एनोफ्लीज, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो यहाँ पे वेक्टर का काम करती है। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है नेम द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इज स्टोर्ड इन फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, वेयर डज फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पैरासाइट टेक्स प्लेस। तो चलो हम क्वेश्चन देखने से पहले, मैंने ये एनसीईआरटी से लिया है तो हम थोड़ा समझ के देखते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है। अब देखो जब कोई मॉस्किटो है, मॉस्किटो ने बाइट किया ह्यूमन को, ठीक है, ह्यूमन स्पोरोजोइट, ये बताया ना व्हेन मॉस्किटो बाइट, उन्होंने मॉस्किटो ने बाइट किया तो क्या होता है स्पोरोजोइट, मॉस्किटो के माउथ में क्या है स्पोरोजोइट, मॉस्किटो की जो सेलिवरी ग्लैंड होती है उससे मॉस्किटो जो है जो बाइट करेगा वो हमारे अंदर चला गया है ना, स्पोरोजोइट चला गया है। अब स्पोरोजोइट जो है वो जो है पैरासाइट है, वो लीवर तक जाएगा ब्लड के थ्रू, फिर वो वहां जाके पैरासाइट जो है रिप्रोड्यूस करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा लीवर के अंदर, और फिर सेल को ब्रस्ट कर देगा, फिर वो ब्लड के अंदर जाएगा। अब देखो वो लिवर में गया ब्लड के थ्रू, फिर ब्लड वहां पे उसने रिप्रोड्यूस किया सेक्सुअली, फिर वो ब्लड में चला गया, फिर से वो रिप्रोड्यूस करेगा वहां पे भी, फिर बर्स्ट करेगा, और फिर हमें जो होता है फीवर वगैरह के सिम्टम आते हैं। देन पैरासाइट जो होता है रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल, फिर वो पैरासाइट को रिलीज या फिर वो दूसरी ब्लड सेल को, इस तरह से यहाँ पे साइकिल चलती रहती है रिप्रोड्यूस करके। और फिर यहाँ पर जो है सेक्सुअल स्टेज बनती है, गेमेटोसाइट बनते हैं, यानी कि गेमेटोसाइट गैमेट की तरह ही होते हैं, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल में बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो नॉर्मली हमने क्या देखा, यहाँ पर एसेक्सुअल चल रहा था, ठीक है, एसेक्सुअली यहाँ पे इन्होंने रिप्रोड्यूस किया और यहाँ पे गेमेटोसाइट बना दिया ह्यूमन के अंदर। तो यहाँ पर गेमेटोसाइट बन गए। अब क्या होता है फिर से जैसा मच्छर ने उसको इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, बाइट किया, तो वो जो गेमेटोसाइट है वो उसने ले लिए, उसके अंदर चले गए, यानी कि माउथ से उसने जब लिया। अब वो जो गेमेटोसाइट है इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट होगा मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में इसका, ठीक है, मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में जाके ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एंड देन इसके बाद जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो स्पोरोजोइट होती है, और वो इंटेस्टाइन से माइग्रेट हो जाती है सेलिवरी ग्लैंड में,
ठीक है। और फिर सैलिवरी ग्लैंड से फिर जैसे कि वो बाइट करेगा तो फिर वो ह्यूमन बींग के अंदर जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, नेम द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इज स्टोर इन फीमेल एनाफिलीज। तो क्या है वो इन्फेक्टिव स्टेज, तो इन्फेक्टिव स्टेज जो है वो स्पोरोजोइट है। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर हुआ स्पोरोजोइट। ये वैसे हमें पूरा ही याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चन, अभी तो इन्होंने इधर से पूछ लिया है, इन्होंने देखो यहाँ पे जो ड्रॉ किया है, इतना पार्ट ड्रॉ किया है, ये वाला ये वाला ये वाला, और इस पूछा है, ठीक है। तो यहाँ ये जो है स्पोरोजोइट है, ठीक है। स्पोरोजोइट जो है वो क्या होगा, ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्टिव स्टेज है। अब इन्होंने पूछा फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, तो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट यहाँ देखो, डायरेक्ट आंसर फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर इसका आंसर है मॉस्किटो इंटेस्टाइन में, ठीक। यहाँ पे ये आंसर आ गया, हम लिख भी देते हैं बी का आंसर मॉस्किटो इंटेस्टाइन में होता है। देन सी का आंसर क्या होगा, इन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है पी एंड क्यू को। तो पी जो है ये जो क्या है, ये स्पोरोजोइट्स हैं, ठीक है, रेड वाले से स्पोरोजोइट्स। एंड ये क्यू क्या है, ये क्यू है गेमेटोसाइट। अब पूछा है एसेक्सुअल सेक्सुअल फेज जो होती है लाइफ साइकिल की, वो दो होस्ट में होती है। तो यहाँ पे होस्ट कौन कौन है, यहाँ पे एक होस्ट ह्यूमन है, दूसरा मॉस्किटो है, ठीक है। तो क्या होता है, उनके नाम पूछे हैं, राइट देयर नेम। तो नेम क्या है, ह्यूमन एंड मॉस्किटो। और हम अगर सही से बताएं भी, ये देखो जैसे कि ह्यूमन होती है, ह्यूमन के अंदर ये एसेक्सुअल है, यहाँ पे एसेक्सुअल फेज होती है इसकी, और मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल फेज होती है, ठीक। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या फिर ये एनसीईआरटी में भी 148 पेज नंबर पे है, मैंने ये इसीलिए हटाया भी नहीं है कि आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो आप ये पेज खोलो और ये आप देख सकते हैं इजीली, और वहां पे आप इसको समझ सकते हो। तो एग्जाम के लिए सिर्फ इतना ही नहीं कि भाई ये वाला, ये पूरा का पूरा हमें समझ आना चाहिए कहाँ से शुरू करें। तो यहाँ से स्टार्ट करके देखो आप कि ऐसे बाइट किया, इसके बाद लिवर में गया है, फिर आरबीसी, फिर वहां पे रिप्रोड्यूस किया, फिर आरबीसी में गया, वहां पे रिप्रोड्यूस किया, फिर गेमेटो ये बना, गेमेटोसाइट बना, फिर बाइट किया वापस से उस इन्फेक्टेड को, तो इंटेस्टाइन में जाके फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होगा, एंड देन वो जो है स्पोरोजोइड जो है इंटेस्टाइन से माइग्रेट होकर सैलिवरी ग्लैंड में जाएंगे, एंड देन वो किसी को फिर से जब बाइट करेगा तो वो इंजेक्ट कर देगा स्पोरोजोइड को, ठीक है। तो ये हमें सीक्वेंस याद होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन में सेक्सुअल होती है इसकी जो लाइफ साइकिल होती है, एंड जो मॉस्किटो होता है उसमें सेक्सुअल, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा है इनडिस्क्रिमिनेट ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एलियन स्पीसीज इन्वेजन, फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस हैव एक्सेलरेटेड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, पहले फर्स्ट का ही देख लेते हैं, इन्होंने एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई करने को बोला है। तो देखो, जब एलियन स्पीसीज इन्वेजन का मतलब होता है कि कोई हमारा हमारा इंडिया ही है मान लो, तो इंडिया में क्या होगा, किसी और कंट्री से जो हमारे पास स्पीसीज नहीं है वो स्पीसीज हम बाहर से ले आए, तो अब क्या होगा, उस स्पीसीज की वजह से क्या होता है, क्योंकि उसका जो है कोई, उसे मतलब कोई प्लांट है मान लो, तो उसे खाने वाला यहाँ पे नहीं होगा, तो वो स्पीसीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, वो स्प्रेड हो जाएगी, क्योंकि उसका नेचुरली कोई ईटर प्रेजेंट नहीं है हमारे पास, ठीक। तो ये बहुत मतलब हार्मफुल हो जाता है कि अगर हम कोई दूसरी कंट्री से कहीं से एक स्पीसीज को लाके यहाँ पे जर्मिनेट कराएंगे, तो हमारे पास उसको जो है नेचुरली उसका कोई ईटर नहीं प्रेजेंट होगा, तो दिक्कत होगी और वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ जैसे कि पार्थेनियम कांग्रेस ग्रास था, इंडिया में रेपिडली बहुत ज्यादा बढ़ गया, और उसकी वजह से जो नेटिव प्लांट स्पीसीज है वो कम हो जाती है, क्योंकि उन लोगों को कोई हर्बीवोर ऑलरेडी प्रेजेंट है जो खाते हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले प्लांट का क्या होगा कि कोई ऐसा हर्बीवोर नहीं है जो इनको खाता है हमारे पास नेचुरली, जबकि ये जिस कंट्री के हैं
वहां पर इसको नेचुरली कोई खाने वाला प्रेजेंट होगा तो इसको वो बैलेंस रखता है, वो इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा ग्रो करेगा और दूसरी स्पीसीज को स्प्रेड को सप्रेस करेगा, उसके दूसरे स्पीसीज के जर्मिनेशन को। फिर नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि हैबिटेट जो होती है, मान लो ये अभी ये कोई फॉरेस्ट है, अब इसमें बहुत सारे एनिमल्स वगैरह रहते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारे मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे शहर बनने लगे, पहले नॉर्मली यहाँ पे खेत वगैरह मतलब नॉर्मली फॉरेस्ट थे, लेकिन फिर शहर बनने लगे, रोड बनाए डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जंगलों में को रोड्स निकाले, तो वहां पर रोड निकलेंगे तो अब जो जानवर इधर था इधर से उसे उधर जाने में बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है, उनके लिए एक दिक्कत वाली चीजें हो गई है काफी। अब यहाँ पे यही वाली चीज बताई कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट स्मॉल पैचेस में बना दिया है, सिर्फ यही नहीं, रोड्स ही नहीं, वहां पे फिर बस्ती भी बस जाती है और भी चीजें होती हैं, और तो पॉपुलेशन का जो साइज है इस तरह से घट जाता है, जैसे कि टाइगर है, और इस तरह से उनका जो चांस है एक्सटिंक्शन का चांस बढ़ जाता है, ठीक। फिर थर्ड है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस में क्या होता है, जैसे कि हम किसी जगह को एग्रीकल्चर के लिए क्लियर करने लगे हैं, और इसकी वजह से जो वहां पे नेचुरली प्रेजेंट प्लांट एनिमल स्पीसीज थी वो एक्सटिंक्ट होने लगी, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे सेल्फिशनेस की वजह से ही हो रहा है, हम ह्यूमन बीइंग इतने सेल्फिश होते हैं कि हम सिर्फ खुद खुद को देखते हैं, क्या हो रहा है नेचर में, किसी प्लांट्स के साथ क्या हो रहा है या किसी जानवर के साथ क्या हो रहा है, वो चीजें हमें दिखाई नहीं देती है, हम सिर्फ अपने फायदे के लिए हमने रोड्स निकाल लिए, अपने फायदे के लिए हमने नई नई इंडस्ट्री लगा दी, नई नई चीजें शुरू कर दी है, तो उसकी वजह से उसका असर इकोसिस्टम पे पड़ता है, उसका असर उसकी वजह से डिफरेंट स्पीसीज जो होती है वो एक्सटिंक्ट होने लगी है, ठीक है। तो ये तीनों मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अब यहाँ पूछा है इम्पोर्टेंस ऑफ IUCN, तो IUCN का इम्पोर्टेंस पूछा है। IUCN रेड डाटा लिस्ट, ये जो है हमें इंफॉर्मेशन देती है थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो स्पीसीज ऐसी है जो खत्म होने जा रही है उनके बारे में हमें बताती है, एंड जिससे हम प्लानिंग कर सकते हैं कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज की, ठीक है। फिर यहाँ पे हॉट स्पॉट के बारे में पूछा है। हॉट स्पॉट जो होते हैं वो रीजन होते हैं with very high species richness and high endemic conserving them helps protect a large number of species in a small area, यानी कि बहुत ज्यादा स्पीसीज रिचनेस वाले रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, और फिर क्या है कि अगर हम उनको कंजर्व करेंगे तो इससे क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज को हम स्मॉल एरिया में जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर देख के DNA वाला चैप्टर याद आ जाना चाहिए हमें एकदम से। ये क्या है, ये न्यूक्लियोसोम है ना, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोसोम है। तो यहाँ पे ये बताया कि स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे दिया वो न्यूक्लियोसोम है, और न्यूक्लियोसोम जो है क्रोमेटिन की बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें हम कहते हैं बीडेड ऑन स्ट्रिंग प्रेजेंट दिखाई देते हैं हमें नॉर्मली, तो बहुत सारे होते हैं वहाँ पे न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट, तो इसीलिए इसको कहा गया बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। फिर अब इन्होंने पूछा है कि जो ये इस पर ऐसे राउंड राउंड होके जा रहा है ये क्या है, तो ये DNA स्ट्रैंड है, और ये क्या है, ये ऑक्टामर है, ये इस फॉर्म में दिखाया हुआ है एनसीईआरटी में, जबकि ये बताया जाता है कि ये 8 मोनोमरिक सब यूनिट से मिलके बना है, H2A H2B है ना, H3H4, तो ये है हिस्टोन कोर, हिस्टोन ऑक्टामर है ये। फिर आते हैं P और Q पता लग गया, जो P है वो DNA है, Q क्या है, ये ऑक्टामर है हिस्टोन का। फिर राइट द नेम ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, वो राइट द नेचर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अब देखो जो DNA होता है हमारा वो एसिडिक नेचर का रहता है, ठीक ठीक है, DNA एसिडिक नेचर का होता है, और DNA पर जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और ये एसिडिक नेचर का है, एसिडिक, ओहो आज थोड़ा बहुत गंदा लिखा जा रहा है, इरेज कर लेते हैं, अब बताते हैं। DNA जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है एंड एसिडिक नेचर का होता है। अब इसको इस पे लिपटना है तो ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव, तो यानी कि जो ये स्टोन होगा इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि जो हिस्टोन होती है, हिस्टोन प्रोटीन से बना है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन,
ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। और एसिडिक के साथ कौन इंटरेक्ट करेगा? बेसिक। तो ये बेसिक प्रोटीन होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है, रिच इन पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। उनका नाम है लाइसिन और आर्जिनिन। ये जो होती है ये बेसिक प्रोटीन होती है। उनके अंदर जो होता है अमोनिया मतलब NH2 ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अमोनिया तो नहीं कहेंगे, अमीन जो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। फिर बात करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन। अब जो यूक्रोमेटिन होता है, यूक्रोमेटिन जो होता है वो लाइटली पैक्ड होता है इतना, और लाइट स्टैंड होता है, ठीक है। स्टैनिंग करने के बाद जब हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो जहाँ पे लाइट लाइट एरिया दिख रहा है वो यूक्रोमेटिन होगा, जो डार्कली स्टैंड दिखेगा वो हेट्रोक्रोमेटिन है। ये लूजली पैक्ड होता है, और जो चीज लूजली पैक्ड होगी ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगी, यानी कि डीएनए से आरएनए इसका इजीली बन जाएगा, ठीक है। जबकि ये टाइटली पैक्ड है तो भाई इससे जो है ये ट्रांसक्रिप्शनली जो होती है इनएक्टिव होती है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्याम एंड राधा आर एक्सपेक्टिंग देयर child, with Radha being in her second month of pregnancy with no complication, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं दिख रही अभी। लेकिन श्याम की जो फैमिली है उसमें हिस्ट्री है सिस्टिक फाइब्रोसिस की, और राधा की फैमिली में फैमिली हिस्ट्री में डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। तो अब उन्हें थोड़ी लगता है कि भाई हाँ कंसर्न करते हैं बेबी के बारे में कि उसमें कोई कंडीशन हो सकती है, कोई दिक्कत आ सकती है। तो सजेस्ट एंड एक्सप्लेन ए वे ऑफ टेस्टिंग if their baby is at risk of any genetic disorder। तो क्या होता है, अब अगर हमें जेनेटिक डिसऑर्डर देखना है तो हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं, जिसमें हम स्मॉल अमाउंट लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का, जो बेबी होता है उसके बाहर जो है एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है एक तरफ, तो उसमें से हम थोड़ा एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। एंड अगर मतलब and fetal cell are examined to detect genetic disorder like Down syndrome and cystic fibrosis। तो हम एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह लेते हैं और उससे हम देखते हैं, और उससे हम पता कर सकते हैं ये चीजें। फिर इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन और बोथ ऑफ एबनॉर्मलिटीज एंड पोजिंग ए रिस्क ऑफ मदर हेल्थ। तो अगर ऐसा होता है कि एबनॉर्मलिटी आ सकती है या मदर को हेल्थ को दिक्कत होगी, तो उन्होंने पूछा है कि क्या इसमें हम क्या कर सकते हैं। इज द ऑप्शन सेफ फॉर राधा एट करंट गेस्टेशनल एज। तो ये भी बताना है कि भाई जो अगर कोई दिक्कत होगी एबनॉर्मलिटीज होगी, और तो हम मेडिकल टर्मिनेशन यहाँ पे करा सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ है अभी, इतने वीक्स नहीं हुए हैं इसमें, और ये सेफ होता है सेकेंड मंथ में। और ये जो होता है अप टू जो अर्ली मंथ्स होते हैं उनमें ये मतलब सेफ रहता है कुछ मंथ्स तक, क्योंकि अभी ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो इजीली ये सेफ होगा। फिर हम आते हैं अंडर व्हाट कंडीशन प्रोसेस मेंशन बी। बी में प्रोसेस जो है वो इलीगल होगी। इलीगल जब होगी जब या तो क्या है परमिटेड पीरियड के अंदर नहीं होगी, और दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई टाइमिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो, या फिर वो जेंडर वगैरह की वजह से कि भाई वो मेल फीमेल चेक करा के और उसके बाद फीमेल को अबॉर्ट कराने की कोशिश कर रहे हो, तो तब ये इलीगल हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे पूछ रहे हैं explain the basis on which gel electrophoresis technique works, right? Any two ways of product obtained through this can be utilized। तो यहाँ पर पूछा है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो किस बेसिस पे वर्क करती है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो होता है, देखो हमारा जो डीएनए होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे डीएनए के लिए हम जैसे डीएनए वगैरह डीएनए आरएनए इनको इनके जब इन्हें फ्रेगमेंट कर लेते हैं, इनकी फ्रेगमेंट को अलग अलग सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ पर हमने जो है इसे ये जेल होता है, यानी मान लो हम यहाँ पे एग्रोज जेल यूज कर रहे हैं बफर में, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, और ये है एनोड जहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो डीएनए जो होता है डीएनए पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो डीएनए जो है माइग्रेट करता है टूवर्ड नेगेटिव चार्ज टूवर्ड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जो डीएनए क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पोर साइज होता है कुछ इसका स्पेसिफिक, तो जो स्मॉल साइज के डीएनए होंगे, स्मॉल साइज जब कहीं हम रेस लगाते हैं मतलब जो
कोई एरिया है वो बहुत छोटा सा है, तो वहां पे पतले लोग बहुत मतलब जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो जल्दी जाएंगे, और जो बड़े पार्टिकल है वो रास्ते में रुकेंगे, अटकेंगे। तो क्या होगा, स्मॉल साइज के जो डीएनए वो पहले जाएंगे, और जो लार्ज साइज के वो पीछे रह जाएंगे। जो बहुत लार्ज है वो पीछे रह जाएगा ऐसे, तो ये बहुत स्मॉल साइज का होगा। ठीक। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होती है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो माइग्रेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और डीएनए फ्रेगमेंट नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो जो होता है एग्रोजेल में जब रन कराते हैं तो वो जो होता है टूवर्ड एनोड जाता है। ठीक है, ठीक है, टूवर्ड एनोड जाएगा। एंड जो जेल होगा वहां पे वो मोलिकुलर सीव की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे इसमें कुछ पोर साइज होता है। ठीक। और पोर साइज छोटा होगा तो छोटे डीएनए इजीली जा पाएंगे, और बड़े डीएनए जो है वो उनको हिंड्रेंस आएगी और वो जल्दी से फास्ट नहीं मूव। तो स्मॉलर डीएनए जो है वो फास्टर मूव करेंगे और ट्रेवल करेंगे फास्टर, और आगे पहुंच जाएंगे। जो लार्जर होंगे वो स्लो मूव करेंगे। ठीक है, वो वेल के पास ही रहेंगे, जो वेल है इसके पास को ही रहेंगे। तो वही है, जो छोटे साइज की चीजें होंगी वो जल्दी जाएंगी। ठीक है, जो बड़े साइज की चीजें तो वो रुक जाती हैं। ओके। तो डीएनए फ्रेगमेंट जो है यहाँ पर मेनली साइज के बेसिस पर ही सेपरेट हो रहे हैं, और बाकी चार्ज के बेसिस पे यहाँ पे रन कर रहा है कि नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ को कर रहा है रन। ओके। अब नेक्स्ट में यहाँ इन्होंने पूछा है, नेक्स्ट टू वेज पूछी है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो टू यूजेस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे कि ये क्या करेंगे हम, जो डीएनए वहां पे हम आइसोलेट हो गया है, अब उसको जो है आइसोलेशन करना होगा। डीएनए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए यूज कर सकते हैं। मान लो हमने वो डीएनए जो है कट किया है और उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और हम उसको जब जेल पे रन किया उसके बाद हम इल्यूट आउट करके कट करके उस प्रॉपर उस जगह को, उस बैंड को कट करके और निकाल लेंगे, और क्लोनिंग में हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, डीएनए बैंड को हमने यहाँ कट कर लिया है, कट कर लेंगे। ठीक है, कट करके क्लोनिंग वगैरह में यूज कर लेंगे। सेकंड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फोरेंसिक पैटर्निटी टेस्टिंग में भी हम इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट है उसको हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे चलते हैं। कन्वर्जेंट यानी कि कन्वर्ज कोई चीज है। अब कन्वर्जेंट में क्या होता है कि कन्वर्जेंट में जो है डिफरेंट मतलब अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो एक सी जगह पर रह रहे हैं। मान लो पानी में रह रहे हैं। ठीक है, कोई मेमल है, जैसे कि हमारी डॉल्फिन होती है वो मेमल है। ओके। और शार्क जो है वो फिश है। दोनों सेम जगह रहती है तो दोनों बिल्कुल फिश जैसी दिखाई देती हैं। तो वो ये है कि ये इवोल्यूशन होता है सिमिलर स्ट्रक्चर, जो है इवोल्यूशन ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर इन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है डॉल्फिन और शार्क। डॉल्फिन जो होती है मेमल होती है, और शार्क जो होती है वो फिश होती है, लेकिन दोनों के दोनों को हम फिश की तरह ही, फिश की नजरों से देखते हैं। हाँ भाई, पानी में है और इसी तरह सेम तरीके से वो उसमें स्विम कर रही है ना। तो ये सिमिलरिटीज जो होती है वो क्यों आती है, एडेप्टेशन ड्यू टू सिमिलर एनवायरनमेंट, क्योंकि वो सिमिलर एनवायरनमेंट में है। ये कोई कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है उनके बीच में, कॉमन चीज नहीं है। वो अलग जगह से उसका एंसेस्टर अलग है, उसका एंसेस्टर अलग है, लेकिन वो सेम जैसे क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो सेम जगह पर है। ठीक है। ये ऑर्गन फॉर्म आर कॉल्ड एनालोगस, और जो ये ऑर्गन उनके अंदर बन रहे हैं, क्योंकि देखो डॉल्फिन में भी वो फिन्स होते हैं और उसमें भी दोनों उनको स्विम करने में हेल्प कर रहे हैं। तो वो जो ऑर्गन है, जो सिमिलरिटी उनके अंदर दिखा रहे हैं, लेकिन वो सिमिलरिटी इसलिए नहीं है कि वो एक मतलब उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं, क्योंकि वो कॉमन जगह पे रह रहे हैं, सिमिलर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। इसलिए तो उन स्ट्रक्चर को, उन ऑर्गन्स को बोलते हैं हम एनालोगस ऑर्गन, क्योंकि वो फंक्शन सेम कर रहे हैं, लेकिन बेसिक जो उनका जो उनकी ओरिजिन है वो अलग है। जो उनकी स्ट्रक्चर है, अंदर से स्ट्रक्चर उनकी अलग है, बाहर से सेम काम कर रहे हैं, इसलिए सेम दिखाई दे रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी है, जो विंग्स ऑफ बर्ड्स और विंग्स ऑफ इंसेक्ट। अब इंसेक्ट जो होते हैं वो भी उड़ते हैं, बर्ड्स होती है वो भी उड़ते हैं, लेकिन बर्ड्स के अंदर जो विंग्स है वो उनका ओरिजिन अलग है। ठीक है, उनका लिम्फ से ओरिजिन है, जबकि जो ये इंसेक्ट में होते हैं इनका अलग होता है। ठीक, जो यहाँ पे दिया भी गया है, विंग्स ऑफ बर्ड्स, बैट, ये बटरफ्लाई। ठीक। अब डाइवर्जेंट में देखते हैं, तो यहाँ पे होमोलोगस, यहाँ पे जो ऑर्गन आएंगे जो बनेंगे वो एनालोगस है। जहाँ पे एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट से रिलेटेड होता है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर उनकी सेम नहीं होती, बेसिक एंसेस्ट्री उनकी सेम नहीं है, लेकिन बिकॉज वो एक
कॉमन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो उनका जो वो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो सेम जैसा दिखेगा, तो वो एनालोगस ऑर्गन हो गए। और जो दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट पे चलते हैं। डाइवर्जेंट में क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है लेकिन एंसेस्ट्रल फॉर्म सेम है उनकी, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि अब कोई एक ही है, एक ही एंसेस्टर से उससे अलग अलग बेबी जो बने वो अलग अलग तरीके के एनवायरनमेंट में रहने लगा, कोई उड़ने लगा, कोई चलने लगा, कोई तैरने लगा। तो इसलिए उनके सबके जो बेबी की जो उनमें जो चेंजेस आए वो अलग अलग आ गए, बाहर से स्ट्रक्चर जो है वो हमें अलग दिख रही। तो बताया कि यहाँ पे जो ऑर्गन बनेंगे उनको होमोलोगस बोलते हैं, क्योंकि वो ओरिजिन का सेम है, बेसिक अंदर से स्ट्रक्चर उनकी सेम है, लेकिन फंक्शन अलग होने की वजह से वो अलग अलग थोड़े दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग की फोर लिम्ब, वेल की फोर लिम्ब, बैट की फोर लिम्ब, हॉर्स, ठीक है। तो जो हमें दिख रहा है ह्यूमन बींग, हमारा हाथ, घोड़े का, वैसे सबका जो बेसिक है स्ट्रक्चर वो सेम है, सेम एंसेस्ट्री है, लेकिन देखो सब ये अलग अलग दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग काम कर रहे हैं, इनका फंक्शन अलग अलग है। तो आज के लिए इतना ही था, 28 क्वेश्चन तक हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट में सेक्शन डी देखेंगे और ई देखेंगे, फिर हमारा ये पेपर सोल्व हो जाएगा पूरा। तो अच्छे से मन लगा के पढ़िए और मेहनत करो, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में लिखो, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।